Okay, so very good morning to all my dear friends. आज का जो दिन है वो बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि आज हम लोग क्या करने वाले हैं, कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 1 से लेकर सेक्शन नंबर 42 तक के सारे सेक्शंस जो है वो हम लोग रिवाइज करने वाले हैं along with the amendments and the notified rules. अब देखो, शुरुआत करने के पहले मैं आपको कुछ 5 मिनट बताना चाहती हूँ कि क्यों आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देखो, यूजुअली होता क्या है, कुछ दिन पहले ही व्हाट हैपेंड इज एवरी डे बेड टाइम स्टोरीज में जियाना को सुनाती हूँ विथ मॉरल्स. कुछ दिन पहले ही आई केम अक्रॉस अ वेरी शॉर्ट एंड स्वीट स्टोरी ऑफ अ वुड कटर एंड हिज एक्स. शायद बचपन में आपने ये स्टोरी सुनी होगी. मैंने ये वीडियो आपके लिए डाउनलोड भी किया है. आप ये सिर्फ वीडियो को देखो, आपको खुद समझ में आ जाएगा मैंने ये स्टोरी आपको आज क्यों बताई है. 2 मिनट का समय मैं लूंगी, बट दिस इज इंपॉर्टेंट. देखो यहाँ पे हुआ क्या है इस कहानी में. आपको रीड करना होगा, इंग्लिश में है चलेगा. जस्ट जोकिंग. कैन यू प्लीज स्विच ऑफ द लाइट्स. लास्ट रो की सारे स्विचेस बंद कर दीजिए. यस बेटा, वीडियो देखने के लिए लाइट बंद करवाने लगा रही हूँ और कुछ नहीं होने वाला है. अपनी भावनाओं को आप थोड़ा सा संभालिए. अच्छा सुनो, यहाँ पे हुआ क्या है. There was a very strong woodcutter who was determined to do his best. His boss gave him an axe and showed him the area where he was supposed to work. पहले दिन 18 ट्रीज कट की उन्होंने. बॉस खुश हो गया, कहा सही काम किया बेटा आपने, और मेहनत करो. तो उसने सच में और मेहनत की, बट ही कुड कट ओनली 15 ट्रीज द नेक्स्ट डे. थर्ड डे तो और ज्यादा मेहनत की, बट रिजल्ट का ग्राफ डिक्लाइनिंग. ही कुड कट ओनली 10 ट्रीज. दिन आगे निकलते गए, मेहनत वो ज्यादा करते गया, बट रिजल्ट्स जो है वो डिक्लाइन होते गए. पहले दिन 18 ट्रीज, अगले दिन कुछ और कम ट्रीज, तीसरे दिन तो सिर्फ 10 ही ट्रीज वो कट कर पाया. वो सोचता था कि क्या उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई है, कि क्या उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया है, क्या उसकी उम्र हो गई है. और मेहनत करने का सोचता था, और जल्दी उठता था, रात को लेट तक जंगल में रुकता था, बट फिर भी रिजल्ट जो था वो डिक्लाइनिंग ही होते गया. डिक्लाइन होते गया, होते गया, होते गया. फाइनली एट द एंड उसने अपने आप को ही गुनहगार सोचा. उसने सोचा कि शायद मेरी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो गई है, जिसके वजह से मैं मेरे जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है अपने बॉस को नहीं दे पा रहा हूँ. बॉस ने मुझे ये काम दिया ये सोचते हुए कि मुझ में वो हुनर है, मुझ में वो काबिलियत है, बट शायद से वो गलत है. शायद से मैं अपने आप को जज करने में गलत हो गया और मैं ये काम के लायक नहीं हूँ. मेहनत ज्यादा कर रहा है, नींद कम ले रहा है, बट फिर भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे. आपको पता है क्यों? ये स्टोरी सुनी नहीं आप लोगों ने? दिस इज द फर्स्ट टाइम आई गेस यू ऑल आर लिसनिंग, मेजॉरिटी ऑफ यू ऑल. ये देखो, ये जो वुड कटर है, ही इज नोबडी बट इट इज यू ऑल. सीपीटी में कितनी कम मेहनत, उसके पहले कितनी और कम मेहनत. मेहनत तो आप ज्यादा करते जा रहे हो, नींद तो आप कम ले रहे हो, बट फिर भी रिजल्ट्स दिख रहे नहीं है. तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है? क्यों है ये गैप? 2 मिनट शुभ रुको. क्यों है ये गैप दोनों के बीच में कि हम मेहनत ज्यादा कर रहे हैं और रिजल्ट्स जो है वो उतने ही प्रोपोर्शनेटली कम मिल रहे. तो अब देखो क्या होता है. फाइनली हार के वो एक दिन अपने बॉस के पास जाता है और वो कहता है, आई एम रियली वेरी सॉरी सर, आई थिंक आई हैव लॉस्ट माई स्ट्रेंथ. देखो ये सवाल क्या पूछा है उसने. When was the last time you sharpened your axe? कुछ समझा कि आपको हुआ क्या है? लाइट्स चालू कर दो ना. होता क्या है, हम अपने डेली रूटीन में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं, मतलब आप अपने आप को कोरिलेट करो विद दिस स्टोरी, दैट वी फॉरगेट टू डू व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट इज टू शार्पन द एक्स. हर रोज नया दिन आता है, हर रोज हम नए क्लासेस लेते हैं, हर रोज हम नई पढ़ाई करते हैं, बट हम ये भूल जाते हैं कि जो हमने पढ़ाई की है उसे भी तो रिवाइज करना जरूरी है ना, क्योंकि फाइनली इट इज आवर ब्रेन.
हमारा ब्रेन जो है वो ऐसे ही फंक्शन करता है. देयर इज अ वेरी रिनाउंड थ्योरी ऑफ द डिक्लाइनिंग कर्व विच ऑल्सो अप्लाइज टू आवर ब्रेन. फॉरगेटिंग कर्व टू बी स्पेसिफिक उसको कहते हैं. जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वैसे वैसे आप चीजों को भूलना शुरू कर देते हो. Things that you learn is only stored in your temporary memory. They are not automatically stored in your permanent memory. ये forgetting curve की theory बोलते हैं कि अगर suppose मैंने आज आपको कुछ नया topic सिखाया है, 20 minutes के अंदर, my dear friends, you all will forget 40% of what I have taught you all. 20 minutes के अंदर 40% आप उसी moment पे भूल जाओगे, मतलब सिर्फ 60% याद रहेगा. 1 घंटे के अंदर बस आधी चीजें याद रहेगी. ऐसे घटते 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 30 दिनों के अंदर यू कैन ओनली रिटेन 41% ऑफ व्हाट हैज बीन टॉट टू यू ऑल. 1 महीने के अंदर, मतलब 30 दिनों के अंदर 60% इज नेचुरल लॉस. तो अब देखो, ये फॉरगेटिंग कर्व तो बताता है कि आपका ये कर्व डिक्लाइन होने वाला है. आप डिक्लाइन होने से तो उसको गिरा नहीं सकते, दिस इज इम्पॉसिबल. ये तो कोई नहीं कर सकता, आइंस्टाइन का बाप भी नहीं. बट आप क्या कर सकते हो, जिस तेजी से वो गिर रहा है ना उसे आप कम कर सकते हो. कैसे कर सकते हो? बाय रिपीटेड रिविजन्स. सही समय पे सही चीज को रिवाइज करो तो इससे ये जो डिक्लाइनिंग कर्व है इसको गिरने से आप कम कर सकते हो. बचा तो नहीं सकते हो बट जरूर कम कर सकते हो. अब देखो, मैं ये भी नहीं कह रही हूं कि बार बार वही चीज रिवाइज करो, क्योंकि अगर आप बार बार वही चीज रिवाइज करोगे आप वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हो. एक बार आपके परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो गया ना, आप कभी नहीं भूलोगे. कहां हम लोग भूले हैं नर्सरी राइम्स. आज के जमाने में भी वी नो ऑल द नर्सरी राइम्स. बट देखो, बार बार अगर हम नर्सरी राइम्स आज भी रिवाइज करेंगे, इट इज जस्ट गोइंग टू बी अ वेस्ट ऑफ टाइम. नाउ इट इज स्टोर्ड इन आवर परमानेंट मेमोरी, वी नीड नॉट रिवाइज इट अगेन. 10 साल बाद भी कोई पूछेगा ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आज बोल देंगे. बट अब देखो, अगर ये गैप बढ़ता गया तो प्रॉब्लम होगा. तो ज्यादा इंटरवल्स, मतलब ज्यादा इंटरवल्स भी नहीं होने चाहिए और कम इंटरवल्स भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर कम इंटरवल हुआ तो समय वेस्ट हुआ और अगर ज्यादा इंटरवल हो गया तो मेहनत वेस्ट हो गया. समझ रहे हो क्या आप? तो व्हाट इज द करेक्ट टाइम ऑफ रिवाइजिंग थिंग्स? पहली बात तो जब क्लास शुरू हुई थी मैंने आपको कहा था, एवरीथिंग दैट आई एम टीचिंग यू ऑल एवरी डे, यू ऑल हैव टू रीड इट एट होम. फर्स्ट रिविजन हैज टू बी विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स. The second revision has to be within 1 week. The third revision has to be within 1 month. Okay? And the fourth revision has to be within 3 months. Students भी क्या करते हैं अपने preparatory leave में every day 12 hours, 13 hours, जैसे जैसे एग्जाम्स पास में आ रही है, अभी 1 महीना ही एग्जाम को रह गया, बच्चा सिर्फ क्या कर रहा है, 16 घंटे उन्होंने पढ़ रहा है. डेली रूटीन में इतना बिजी हो गया, मतलब जब वो सो रहा है रात के 12 बजे और उसे पता है कि सुबह के 5 बजे उठना है, उसके दिमाग में वो प्लान चालू है, आज अकाउंट्स का ये, टैक्स का वो, EIS का ये, लॉ का ये. जैसे ही दिन शुरू हो गया बस भाग रहा है पीछे, सिलेबस के पीछे भाग रहा है. देखो, ये अप्रोच बिल्कुल गलत है. आप 16 घंटे भी पढ़ लियो ना विदाउट रिविजन तो भी आपके एफर्ट्स आर गोइंग टू गो इन वेन, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जहां पे आपको ऐसा लगेगा मैम क्लासेस तो सिंसियरली कर लिए, सेल्फ स्टडी भी अच्छे से किया, बट मैम कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है ना खुद पे, ऐसे लग रहा है कि जो पढ़ाई की है क्या वो याद आएगा. होता है बहुत सारे बच्चों को ऐसा फील. मेहनत बस करते जा रहे, बट ऐसा लगता है कि इतने महीने जो पढ़ाई की है क्या पता है हमें वो याद आएगा भी या नहीं आएगा. मतलब बेसिकली अब क्या हो रहा है, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, उनका एस्टीम जो है वो कम हो रहा है. एंड व्हाट हैपेंस इज इट फाइनली रिजल्ट्स इनटू डिप्रेशन. फिर बच्चा सोचता है नहीं मैम 2 ग्रुप नहीं देंगे, एक ही ग्रुप देंगे. और फिर अगर एक ग्रुप के बारे में सोच रहा है, आजकल तो बच्चे मैम मेरे पास आ रहे हैं सच में बोल रहे हैं कि मैम मेरे से तो MCQ पैटर्न है ना, नवंबर अटेम्प्ट देते ही नहीं, स्किप कर देते. ये बेवकूफी है. डोंट डू दैट, डोंट स्किप योर अटेम्प्ट्स. 6 months गॉन वुड बी 3 lakhs गॉन. आप मॉनिटरी छोड़ दो, बट आप देखो आप आपके पियर से 6 महीने लेट CA होने वाले हो. सो डोंट लेट दैट हैपन विथ योर सेल्फ. आप ये उम्मीद में मत रहना कि मे अटेम्प्ट से MCQs है तो हम क्लियर हो जाएंगे. इसका कोई भरोसा नहीं है कि आप मे अटेम्प्ट में क्लियर हो जाओगे. गो फॉर द नवंबर अटेम्प्ट. जब आप CPT क्लियर हुए थे तभी आपको पता है कि आपका नवंबर अटेम्प्ट था. डू नॉट स्किप दिस अटेम्प्ट विद द होप कि मे में 30 मार्क्स के MCQ 3 पेपर्स में रहेंगे. डोंट डू दैट.
ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। तो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, आप सिर्फ पढ़ रहे हो, इंफॉर्मेशन आ रहा है, बट आपको ये नहीं पता है कि इंफॉर्मेशन क्या सही इस्तेमाल हो भी रहा है, रिटेन्ड है भी, या मैं भूलता जा रहा हूं। तो इसलिए रिविजन्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये रिविजन जो है आपको एक बूस्ट देता है, एक कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ, इतने महीने जो मैंने पढ़ाई की है उसका कुछ तो आउटकम आ रहा है, मुझे कुछ तो आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली यू गेट सेल्फ मोटिवेटेड टू डू मोर एंड मोर। तो ये रिविजन्स को आप लाइटली जरूर मत लेना, इसको बहुत ड्यू रिस्पेक्ट देना और इंपॉर्टेंस देना। आज के 1-1.5 घंटे के सेशन में वी आर गोइंग टू कवर सेक्शन नंबर 1 to section number 42 of the Companies Act 2013. Whether you are my student or not my student does not really matter. अगर आप मेरे बच्चे नहीं भी हो, आपने जहाँ कहीं से भी क्लासेस की है या आपने सेल्फ स्टडी किया है, वो बुक्स आपके सामने आप रख दीजिए और वहीं से ये सारे सेक्शंस की रिविजन आपको करनी है। For those students who are or who have done the classes from me, आप मेरी बुक सामने प्लीज खोल के रखिए, उसी पैटर्न के हिसाब से मैं जाने वाली हूँ। और ये रिविजन करते वक्त आपको करना क्या है, यू हैव टू सी कि आपको कितना याद आ रहा है, क्या क्या चीजें याद नहीं आ रही है मार्क कर दीजिए। जो चीजें याद आई है, बोली भी है बट गलत बोली है, तो क्या गलत बोला है उसको मार्क कर लीजिए, ताकि बिफोर द एग्जामिनेशन डे यू नाउ एग्जैक्टली नो वेयर यू हैव टू फोकस एंड विच टॉपिक्स यू हैव टू डू इन अ फास्ट ट्रैक मैनर। अदरवाइज फाइनली माय डियर फ्रेंड्स, यू विल एंड अप विथ टेंशन, poor performance and with failure, which I do not want to happen with you all. तो ये जो wood cutter के साथ हुआ है, ये आपके साथ ना हो, इसके लिए यही चीज जो है, यही सेशन जो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करने वाला है। आ जाइए, चलो। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक जो मैंने क्लास में लिया था, दैट वाज, क्या आप मुझे बता सकते हो कंपनी कैसी होनी चाहिए? T is for transferability of shares, O is for ownership, अलग, management, P is for perpetual success, C is for L is for limited life, A is for artificial purse, S is for separate legal। इसी सेपरेट लीगल एंटिटी के ऊपर मैंने आपको 3 केस लॉस पढ़ाए थे। क्या आप मुझे ये तीनों केस लॉस के नाम बोल सकते हो? बोलो। सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड एंड गुजरार वर्सेस द कमिश्नर ऑफ। कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है या मेंबर्स की लायबिलिटी? कॉमन सील आज के जमाने में मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है या फिक्टिशियस पर्सन है? सो डज इट एग्जिस्ट इन द आइज ऑफ लॉ? अगर कानून ने उसे बनाया, सिर्फ और सिर्फ क्या कानून उसे मिटा सकता है? सो मेंबर्स में कम एंड गो, बट द आइडेंटिटी ऑफ द कंपनी विल रिमेन एज इट इज। यही अगले टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं, एंड दैट इज द टाइप्स ऑफ कंपनीज। सबसे पहला, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कंपनीज आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स? व्हाट आर दीज 2 टाइप्स? प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक। जो कंपनी प्राइवेट नहीं है वो क्या है? तो प्राइवेट कंपनी कैसी? जिसके आर्टिकल्स में लिखा है, बोलो, L R, L is for limits the number of members to, R is for restricts the transfer of its shares, and P is for prohibits the invitation to the public। 200 की गिनती में क्या आप एम्प्लॉय मेंबर्स को गिनोगे? एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स एंड जॉइंट होल्डर्स विल बी कंसिडर्ड एज। आज के जमाने में मैक्सिमम जॉइंट होल्डर्स कितने हो सकते हैं? 3। अच्छा, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है या कुछ रिस्ट्रिक्शन से? और क्या प्राइवेट कंपनी पब्लिक के पास जा सकती है? अगर आपकी कंपनी प्राइवेट नहीं है मतलब वो पब्लिक है, तो अब मुझे बताओ, क्या पब्लिक कंपनी में कोई भी लिमिट है ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स? क्या पब्लिक कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है? और क्या पब्लिक कंपनी पब्लिक के पास जा सकती है टू रेज मनी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स एंड वगैरह वगैरह? यस। अब देखो, प्राइवेट कंपनी में ही आपकी कंपनी ओपीसी भी हो सकती है या तो हो सकती है अ स्मॉल कंपनी।
स्मॉल कंपनी के ऊपर मई 2018 के एग्जामिनेशन में ही इंस्टीट्यूट ने डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन पूछा था, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ स्मॉल कंपनी, और एक केस स्टडी भी दिया था कि ये कंपनी स्मॉल कंपनी है या नहीं है। इसमें अमेंडमेंट भी आया है, याद है क्या आपको? मैंने अमेंडमेंट्स ऑलरेडी कवर करवा दिए। तो अब आपको मुझे बताना है व्हाट डू यू मीन बाय अ स्मॉल कंपनी। अ स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन having a paid up share capital which does not exceed 50 lakh and a turnover which does not exceed हाँ ठीक है 200 lakhs या 2 CR कुछ भी बोल दो। अमेंडमेंट किस में आया है? द अपर लिमिट, जहां पे अब क्या हो गया है, एक्ट कहती है पेड अप शेयर कैपिटल विच डज नॉट एक्सीड 50 lakhs और अमाउंट विच में बी प्रिस्क्राइब्ड, और ये जो अमाउंट है विच में बी प्रिस्क्राइब्ड इज नाउ इट इज बेटा 5 करोड़ पहले था, अब क्या है 10 CR हो गया है। और वैसे ही जो आपका टर्नओवर था इट शैल नॉट एक्सीड 2 CR which okay or an amount which may be prescribed which shall not be more than 100 CR. Earlier it was 20 CR, now it is 100 CR. मैंने आपको आपकी PPT बुक्स में चेंज करने कहा था, अगर नहीं किया है प्लीज डू द रिस्पेक्टिव चेंजेस। अच्छा मुझे बताइए ना, 1 पर्सन कंपनी के केस में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं? मैक्सिमम, मिनिमम डायरेक्टर्स, मैक्सिमम डायरेक्टर्स 1। अच्छा मिनिमम नॉमिनी, मैक्सिमम नॉमिनी। Who is eligible to become the sole member or the nominee of an OPC? 3 conditions: natural person, Indian citizen and resident of India. अच्छा, can you change your nomination? क्या नॉमिनी भी खुद अपने नॉमिनेशन से विड्रॉ कर सकता है? अगला पॉइंट जो है वो ये है, कैन यू इनकॉर्पोरेट अ सेक्शन 8 कंपनी एज एन ओपीसी? कैन यू इनकॉर्पोरेट एन NBFC एज एन ओपीसी? And an OPC cannot invest in the securities of any other body corporate. Next question to you all is, on the basis of control, companies are divided into 3 types: holding company and एसोसिएट कंपनी। जो कंपनी किसी और को होल्ड कर रही है ऐसी कंपनी को कहते हैं होल्डिंग कंपनी, और जिस कंपनी के ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज किया जा रहा है उसे कहते हैं एज अ सब्सिडरी कंपनी। अब इस केस में माय डियर फ्रेंड्स होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप बन सकता है 1 इफ योर कंपनी कंट्रोल्स द composition of the board of directors, या तो फिर केस नंबर 2 you hold more than 1/2 of the total share capital would mean equity share capital, convertible preference share, और y'all are chain subsidiaries। हाँ या ना? अब ये जो आपका कैपिटल है जो आप किसी और में होल्ड कर रहे हो, अगर आपकी सब्सिडरी है तो सब्सिडरी ने अगर कोई थर्ड कंपनी में इन्वेस्ट किया है ऐसा माना जाएगा जैसे कि आपने ही उसको वो इन्वेस्ट किया है, जिसे मैं कहती हूँ डीम्ड इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पे मैंने आपको एक इन्फोसिस और माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम्पल भी दिया था। कंपनी फॉर पर्टिकुलर होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी वुड मीन अ बॉडी कॉर्पोरेट, सो अ बॉडी कॉर्पोरेट विल ऑल्सो मीन अ फॉरेन कंपनी। याद है क्या आपको? यस। एसोसिएट कंपनी होने के लिए आपको मुझे बताना है यू शुड हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब एटलीस्ट 20% ऑफ व्हाट? टोटल शेयर कैपिटल। टोटल शेयर कैपिटल इज द सेम इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस कन्वर्टेबल प्रेफरेंस, and it includes a joint venture company. Can a company be limited by shares? Limited by guarantee? अनलिमिटेड कंपनी। अगर आपकी कंपनी है अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल। अच्छा, अगर शेयर्स आर फुल्ली पेड अप, कैन कंपनी कॉल एनीथिंग फ्रॉम यू ऑल? दिस अनपेड अमाउंट कैन बी कॉल्ड, कैन इट बी कॉल्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम? कैन इट बी कॉल्ड ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप? गारंटी कंपनी में मेंबर्स की लायबिलिटी इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटी टेकन बाय देम। ये गारंटीड अमाउंट कहाँ लिखा होता है? मेमोरेंडम ऑफ
और ये पैसा सिर्फ और सिर्फ कब बुला सकते हो? ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप प्रोसेस. यस और नो गाइस? अनलिमिटेड कंपनी में भी मेंबर्स की लायबिलिटी क्या लिमिटेड ही होती है? अप टू द शॉर्टफॉल ऑफ एसेट्स टू रीपे द लाइबिलिटीज. बट इस केस में अब मुझे बताओ, ये पैसा सिर्फ और सिर्फ क्या वाइंडिंग अप में ही बुलाया जा सकता है? इट कैन नॉट बी कॉल्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम. सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 किसके बारे में बात कर रहा है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. इसके ऊपर भी मई 2018 में सवाल आया था. मुझे बताओ, कैन एन एनपीओ डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स? इनफैक्ट वाइंडिंग अप में भी क्या सरप्लस एसेट्स मेंबर्स को दिए जा सकते हैं? शुड दे बी डोनेटेड टू अनदर सेक्शन 8 कंपनी? क्या ये कंपनीज को इनकॉर्पोरेट किया गया विद द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट्स? तो इनका इंटेंशन क्या है? प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस, कॉमर्स, लिटरेचर, एजुकेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अच्छा मुझे बताओ, क्या इनको लाइसेंस लगेगा? किसका लाइसेंस लगेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट. बट करंटली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डेलीगेटेड द पावर टू द, बट जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरओसी को पावर दिया है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट आरओसी से ये पावर छीन भी सकती है? डोरमेंट कंपनी कौन से सेक्शन के अंदर कवर्ड है? बोलो. 455. वो ऐसी कंपनीज है जिन्होंने हमने इनकॉर्पोरेट किया है इन ऑर्डर टू होल्ड अ पर्टिकुलर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और सम टेक्निकल नो हाउ और सम एसेट. ऐसी कंपनीज के कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं होते. कितने सालों के लिए आपको ये स्टेटस मिल सकता है? फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. Nidhi companies by the members and for the members are incorporated with the objective or inculcating the habit of savings amongst their members. ये सारे टाइप्स पढ़ाने के बाद ना मैंने आपको एक सेक्शन पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा, 464 इलीगल एसोसिएशन. तो अब देखो, अगर आपके एसोसिएशन में 50 से ज्यादा लोग हैं, अगर आपके एसोसिएशन में 50 से ज्यादा लोग हैं, हम आपको पार्टनरशिप कह नहीं सकते. और आपने अपने आप को कंपनी की तरह रजिस्टर किया नहीं है, तो ऐसे एसोसिएशन को क्या कहेंगे? इलीगल एसोसिएशन. मेंबर्स कैन नॉट sue anyone, but they can be sued. मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बट इसी 464 के कुछ एक्सेप्शंस है. अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एचयूएफ में चाहे कितने भी को पार्टनर्स है, क्या चलेगा? तो इस पे क्या 50 का लिमिट एप्लीकेबल होगा? बट अगर 2 एचयूएफ कंबाइन होके बिजनेस कर रहे हैं ना, तो क्या 50 की लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी? अगर 50 की लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी, ये 50 हैज टू बी ओनली द 50 मेजर मेंबर्स. माइनर्स विल नॉट बी काउंट. वंस इलीगल, so even if there is a subsequent reduction in the number of members, still will it be regarded as an illegal association? Yes or no guys? हाँ या ना? क्या? अच्छा वो करती हूँ मैं. फिड्यूशरी कैपेसिटी का एक पॉइंट रह गया है, मैं करती हूँ वो, मैं बताती हूँ आपको. सुनो ना मेरी बात. ये कुछ डेफिनेशंस है जो मैंने कराई थी. अब हम बुक के एक्चुअल सेक्शंस पे आते हैं, starting with section number 3. अच्छा, this act, where does it apply? It applies to whole of India, huh? Which is covered under section number 1. So section number 1 was talking about short title. The short title of this act is the Companies Act 2013. Its applicability, इट इज होल ऑफ इंडिया. और कमेंसमेंट, ये 3 चीजों के बारे में ये सेक्शन 1 कह रहा था. सेक्शन 2 वाज ऑल अबाउट डेफिनेशंस, बट कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मैंने आपको करा दी है. अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, रेलेवेंट सेक्शन की जो डेफिनेशन है मैं आपको वहीं पे करवा दूंगी. करेंटली आप आ जाइए सेक्शन नंबर 3 पे, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी पे. मुझे बताइए सेक्शन 3 क्या कह रहा है? इन ऑर्डर टू फॉर्म अ कंपनी, अगर आपकी कंपनी है एक प्राइवेट कंपनी, कम से कम कितने लोग लगेंगे?
Private company, public company, and OPC. So a company can be formed by 1, 2 or 7 people if they are coming together, if they want to incorporate an OPC, private or a public company respectively. This is what section number 3 talks about. वहीं पे 3A recently add हुआ है through the Companies Amendment Act 2017, जो कहता है, क्या कहता है? ये कहता है अगर आपके number of members reduce हो गए below 2 or below and the company continues to carry on its business for more than, तो जो भी लाइबिलिटी है कंपनी के नाम पे जो इनकर हुई है उसके लिए क्या ये रिड्यूस्ड नंबर ऑफ मेंबर्स पर्सनली लायबल हो गए, पर्सनली लायबल हो गए, पर्सनली लायबल हो गए। क्या यहाँ पे मतलब कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट हो रही है? So this is one of the points wherein the corporate wheel is lifted because काम तो, डेट तो, लाइबिलिटी तो कंपनी के नाम पे, बट लायबल कंपनी को नहीं कर रहे हैं, हम पर्दे को उठा रहे हैं और मेंबर्स को पर्सनली लायबल ट्रीट कर रहे हैं। सो 3 is talking about formation and 3A is talking about reduction in the number of members. बट देखो तुरंत आप लायबल नहीं हो जाते हो, 6 months का समय दिया है। 6 months के अंदर अगर आपने आपकी गलती को सुधार लिया ना, कंपनी ही लायबल रहेगी, मेंबर लायबल नहीं होंगे। नेक्स्ट, मेरी बुक के हिसाब से मैं जा रही हूं, ओपीसी से रिलेटेड तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, सेक्शन 8 से रिलेटेड भी मैंने डिस्कस कर लिया है। सेक्शन नंबर 4 and 5, 4 was talking about memorandum of association, 5 was talking about article। सुनो ना मेरी बात, क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? कैन यू ऑल टेल मी प्लीज? NRLOC पार करके N is for, R is for, L is for, O is for, C is for, आ गई for, और अगर OPC है तो नॉमिनेशन क्लॉज। अच्छा, MOA और AOA में आपको मुझे बताना है कहां पे लिखा होता है नाम और काम, कहां पे लिखे होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, विच इज द चार्टर ऑफ द कंपनी, कहां पे बाइलॉज लिखे, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आप मुझे बताओगे, एक एक क्लॉज जो है हम लोग अब देखते जाएंगे, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्लॉज एंड दैट इज द नेम क्लॉज। कंपनी का जो नाम है इट शुड नॉट बी अनडिजायरेबल, it should not be undesirable। अब if it is not undesirable मतलब क्या होगा? undesirable को लॉ मेकर्स ने कहा है आपका नाम undesirable होता है जब आपकी कंपनी का नाम is similar to another company, या तो आपकी कंपनी का नाम इज सिमिलर टू अनदर कंपनी का ट्रेड, और प्लस सीजी ने भी बहुत सारे गाइडलाइंस दिए हैं, आपके कंपनी के नाम में बैंक, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, ट्रस्ट, इलेक्ट्रॉनिकल ट्रस्ट, एक्सचेंज, ये सारे वर्ड्स आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, हाँ या ना? या ट्रस्ट, इलेक्ट्रॉनिकल ट्रस्ट और एक्सचेंज यूज कर सकते हो इफ यू हैव टेकन द अप्रूवल ऑफ द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। और फिर हाँ, मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सेबी से आप लोगे, इन केस स्टॉक एक्सचेंज से आप लोगे एक्सचेंज वर्ड लिखने के लिए, और प्लस ट्रस्ट, बैंक, बैंकिंग आप इस्तेमाल कर सकते हो इफ यू आर दैट काइंड ऑफ कंपनी। तो अगर मेरी बैंक है आई कैन हैव द वर्ड बैंक और बैंकिंग, अगर मेरी कंपनी एक इंश्योरेंस कंपनी है आई कैन हैव द वर्ड इंश्योरेंस इन माय कंपनीज नेम। माय कंपनी इज एन एनबीएफसी, मैं फाइनेंस ही प्रोवाइड करती हूँ, तो क्या फाइनेंस मेरे कंपनी के नाम में हो सकता है? यस। देन जैसे मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, अब वो फाइनेंस प्रोवाइड करती है इसलिए क्या वो फाइनेंस अपने नाम में रख सकती है? यस माय डियर फ्रेंड्स। सुनो ना, नाम चेंज, मैं चेंज भी यहीं पे करवा दे रही हूँ, आई नो चेंज इज कवर्ड अंडर सेक्शन नंबर 13, करवा दूं यहीं पे, एक साथ हो जाएगा, क्योंकि नाउ आई एम अज्यूमिंग यू हैव ऑलरेडी रेड इट एटलीस्ट वंस। सुनो ना, चेंज इन नेम, क्या नाम चेंज हो सकता है वॉलंटरीली? मतलब मेरा पुराना नाम डिजायरेबल था, बट फिर भी कोई दूसरे कारण के वजह से आई वांट टू चेंज माय कंपनीज नेम, कैन आई डू दैट? कैन देयर आल्सो बी अ कंपल्सरी चेंज इन नेम? कंपल्सरी भी 2 केसेस में,
when your name is similar to a company's name and when your name is similar to another company's trademark. पहले तो compulsory change in name के लिए आप मुझे बताओगे resolution कौन सा है? SR या OR? Compulsory. Compulsory. And voluntarily. तीनों भी केसेस में क्या आपको प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लगेगा? और अगर कंपल्सरी हो रहा है, सीजी का ऑर्डर आता है. सीजी का जब ऑर्डर आया ना, अगर आपके कंपनी का नाम इज सिमिलर टू अनदर कंपनी का नाम, यू विल चेंज इट विद इन, और ट्रेडमार्क से सिमिलर है तो विद इन वेरी गुड 6 months. सो दिस इज ऑल अबाउट चेंज इन द कंपनीज नेम. बट देयर इज अ बिग अमेंडमेंट ओवर हियर. जब आप आपके कंपनी के नाम के लिए अप्लाई करते हो ना, नाउ यू हैव टू यूज एन एप्लीकेशन रन. हाँ या ना? और इसी एप्लीकेशन में आप 2 नाम प्रपोज कर सकते हो एंड देन योर नेम विल बी रिजर्व्ड. If your company is a newly incorporated company, your name will be reserved for 20 days. And if it is an existing company and you are changing your name, yes, it will be reserved for a period of 60 days. Once your name is granted, you can follow the steps given under section number 7 or SPICE, and then you can incorporate your company. Next सवाल. आर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज. रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज या कभी कभार उसको डोमिसाइल भी कहते हैं, मतलब कहाँ आपका घर है, इन शॉर्ट इज द रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, जहां पे सिर्फ क्या लिखा होता है, बोलो तो, द स्टेट ऑफ योर रजिस्टर्ड ऑफिस. लायबिलिटी क्लॉज में क्या लिखा होता है, किस एक्सटेंट तक मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है. यही सब, ये सारे पॉइंट्स जो है ना, इसमें लिखा है कि कंटेंट क्या है, वही मैं डिस्कस कर रही हूँ. लायबिलिटी क्लॉज में लिखा होता है कि मेंबर्स की लायबिलिटी कितने हद तक लिमिटेड है. तो अगर आपकी कंपनी है अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, आप लायबिलिटी क्लॉज में क्या लिखोगे, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल. गारंटी कंपनी है तो आप क्या लिखोगे, बट अब आपको अमाउंट लिखना होगा कि वो क्या अमाउंट है जो आप बुला सकते हो ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप. और अनलिमिटेड कंपनी में आप क्या लिखोगे, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ शॉर्टफॉल ऑफ टू रीपे द लायबिलिटीज. तो NRL हो गया. ऑब्जेक्ट क्लॉज में आप क्या लिखते हो, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, काम क्या होने वाला है कंपनी का. यही काम का क्लॉज, मतलब ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी क्लॉज के वजह से कंपनी के पावर्स और लिमिटेशंस डिफाइन होते हैं. अब आप वही सारे काम कर पाओगे विच आर विद इन द बाउंड्रीज, और जो भी काम है विच इज बियॉन्ड द बाउंड्रीज विल बी अल्ट्रा वायर्स एक्ट्स. वॉइड एब इन एक्ट्स का तो रैटिफिकेशन भी पॉसिबल नहीं है. इनफैक्ट काम करोगे कंपनी के नाम पे, बट लायबिलिटी किसकी होगी, डायरेक्टर्स विल बी पर्सनली. मतलब यहाँ पे भी क्या कॉर्पोरेट विल लिफ्ट हो रही है, काम किया है कंपनी के नाम पे बट कंपनी के पास पावर ही नहीं था ना, तो इसलिए कंपनी लायबल नहीं है. कौन लायबल है, डायरेक्टर्स आर पर्सनली लायबल फॉर दीज एक्ट्स. यस और नो गाइज. N हो गया, R हो गया, L हो गया, O हो गया. C कैपिटल क्लॉज में क्या लिखते हो, authorized share cap divided into the number of shares and their face value. और एसोसिएशन क्लॉज मतलब सब्सक्रिप्शन क्लॉज, किन लोगों से कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उसी क्लॉज में आप लिखते हो उनका नाम, उनका एज, उनका ऑक्यूपेशन, उनका एड्रेस, कितने शेयर्स उन्होंने वादा किया है सब्सक्राइब करने के लिए जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है. और आप लोग जानते हो क्या फर्स्ट सब्सक्राइबर्स बन जाएंगे कंपनी के फर्स्ट मेंबर्स, डायरेक्टर्स नहीं बेटा, फर्स्ट मेंबर्स. फर्स्ट सब्सक्राइबर्स विल बिकम द फर्स्ट मेंबर. मेंबर तो वो ऑटोमेटिकली बन जाते हैं, बट शेयर होल्डर वो तब बनेंगे जब उनको वो शेयर्स अलॉट होंगे. याद है आपको शेयर होल्डर और मेंबर में देयर इज अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस. वैसे ही और एक एग्जाम्पल भी मुझे क्लिक हुआ था बैच के वक्त, शायद से मैं बोलना भूल गई थी. कभी कभार अ कंपनी कुड बी अ गारंटी कंपनी. इसमें तो सिर्फ मेंबर्स ही होते हैं, शेयर होल्डर होते ही नहीं, क्योंकि अ गारंटी कंपनी कुड बी अ कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल, है ना. तो देयर इज अ डिफरेंस. इनिशियल डेज में मैं दोनों वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज करती थी, बट अब आपको डिफरेंस पता है. एवरी राइट एंड एवरी ड्यूटी इज दैट ऑफ द मेंबर.
तो इसलिए आपको बहुत केयरफुली मेंबर या शेयर होल्डर वर्ड को इस्तेमाल करना होगा. अच्छा, अल्ट्रा वायर्स एक्ट डिस्कस किया है, बट फिर भी अब वापस से बताती हूँ. ऑल दोज एक्ट्स which are not stated in the company's memorandum of association, but that is which is beyond the object clause, will be known as ultra vires acts. Who is liable for such act? Directors are personally. Legal effect क्या होता है? Are these acts null, void ab initio? क्या इनका ratification possible है? एक मैंने ये केस लॉ भी पढ़ाया था. एशबेरी रेलवे कंपनी, याद है क्या आपको? एशबेरी रेलवे कैरेज एंड आयन कंपनी लिमिटेड वर्सेस मिस्टर रिची. मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड अदर जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स. अदर जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स. Other general contracts will only include those contracts which is related to mechanical engineering contracts. It cannot be a very broad word to include every kind of contract, क्योंकि ये कंपनी ने ना मिस्टर रिची को बेल्जियम में रेलवे लाइंस बिल्ड करने के लिए फाइनेंस प्रोवाइड किया था. सो बेसिकली द कंपनी हैड एंटर्ड इनटू अ फाइनेंस कॉन्ट्रैक्ट, बट फाइनेंस हम इस कॉन्ट्रैक्ट को इंक्लूड नहीं कर सकते इन द वर्ड जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स. मतलब जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, आई हैव अ किटन, अ पपी, अ टॉर्टोइज एंड अदर एनिमल्स इन माई हाउस. And other cannot be read standalone. It has to be read in connection with the words previously used. तो previously words क्या था? Kitten था, puppy था, turtle था, मतलब basically pet domestic animals. So I could also have a rabbit, but I cannot have a hippo in my house. Try to understand. It is other animals में other hippo होगा. But I cannot use the word other in a standalone manner. I have to read it along with the words previously used. Did not get it? बोलो ना. Next question. सिर्फ N का मेरा अल्टरेशन हुआ है ना. R, रजिस्टर्ड ऑफिस को अल्टर करना. सेक्शन 13 में ही है सब कुछ, बट मैं यहाँ पे कवर कर दे रही हूँ अभी. तो मेमोरेंडम का पूरा खत्म ही हो जाएगा एक साथ. सुनो ना, रजिस्टर्ड ऑफिस 4 केसेस मैंने आपको बताया था. 4 केसेस मतलब एक्चुअली का रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज अगर आपको पढ़ना है ना, 4 भी पढ़ना पड़ेगा, 12 भी पढ़ना पड़ेगा, 13 भी पढ़ना पड़ेगा एक साथ, है ना. तो सभी मैं आपको बता दे दूं एक ही साथ, ताकि एक ओवरव्यू आ जाए. 4 केसेस हो सकते हैं. 1, यू आर शिफ्टिंग योर रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द सेम सिटी, टाउन और विलेज. व्हाट इज द रेजोल्यूशन दैट यू विल पास? वेरी गुड, बोर्ड रेजोल्यूशन. आपको शेयर होल्डर्स के पास जाने की जरूरत नहीं. एक फॉर्म होता है जो आप चारों भी केसेस में भरते हो. INC-22. वेरी गुड. नेक्स्ट मुझे बताओ, सिटी के तो बाहर बट स्टेट के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन, मतलब फॉर्म नंबर to be filed with the within city. हाँ, और INC-22. थर्ड केस, सिटी के बाहर हो, स्टेट के अंदर हो, बट ROC का jurisdiction चेंज हुआ है. This case 3 can happen only in 2 states, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु. अब ऐसे केस में क्या SR होगा? एक अथॉरिटी की अप्रूवल है एंड दैट इज द रीजनल डायरेक्टर. याद है क्या आपको? पहले आप आरडी के पास जाओगे, आरडी अप्रूवल देगा, फिर आप एसआर पास करोगे. वहां वो 30 डेज का था, याद है या नहीं? तो वैसे ये सारी चेंजेस होगी और उसी के बाद यू विल बी एबल टू शिफ्ट योर रजिस्टर्ड ऑफिस. और केस 4 में तो आप सिटी के तो बाहर थे, स्टेट के भी बाहर आप जा रहे हो. से आप इंदौर से जयपुर चले गए, तो अब एसआर पास होगा. एसआर पास हो गया मतलब वो पूरी कहानी आ जाएगी. MGT-14 टू बी फाइल्ड विद द ROC विद इन 30 डेज प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल. सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डेलीगेटेड द पावर टू द रीजनल डायरेक्टर. यहाँ पे क्रेडिटर्स का भी कंसेंट लेते हो, याद है क्या आपको? क्रेडिटर्स ने कंसेंट नहीं दिया, क्या करोगे? कन्विंस नहीं हो रहे, सिक्योरिटी दो. सिक्योरिटी से नहीं मान रहे, पे देम ऑफ. यस और नो गाइज? यस. लायबिलिटी क्लॉज तो अल्टर हो नहीं सकता. ऑब्जेक्ट क्लॉज का क्या अल्टरेशन पॉसिबल है? यस, ऑब्जेक्ट क्लॉज का अल्टरेशन इज पॉसिबल. तो अब मुझे बताओ, ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना है, रेजोल्यूशन कौन सा होगा? फॉर्म नंबर टू बी फाइल्ड विद इन
प्लस डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को क्या एग्जिट करने का ऑप्शन देना होगा, हाँ या ना, प्लस 2 न्यूज़पेपर में क्या एडवर्टीजमेंट देने होंगे। अब आप लोग जानते हो आपका मीटिंग्स का चैप्टर हो गया, अगर आपको एमओए का ऑब्जेक्ट क्लॉज या रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज चेंज करना है, पोस्टल बैलेट से एसआर पास करवाओगे। और अब अमेंडमेंट के तहत ऐसी बात आई है कि अगर पोस्टल बैलेट नहीं, ईजीएम एंड ई वोटिंग की फैसिलिटी। अब कुछ समझ में आ रहा है कैसे इंप्लीमेंट करते लॉ को? यस। तो एन हो गया, आर हो गया, एल हो गया, ओ हो गया, सी कैपिटल क्लॉज का क्या अल्टरेशन पॉसिबल है? कब कब कैपिटल क्लॉज अल्टर होता है? दैट इज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 61। सही या गलत? 5 केसेस में आपका कैपिटल क्लॉज अल्टर हो सकता है। इंक्रीज इन द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, cancellation of the authorized share capital, consolidation, subdivision, conversion of share into stock और stock into shares। रेजोल्यूशन कौन सा है? स्पेशल रेजोल्यूशन, फॉर्म नंबर MGT 14/2B5 विद द ROC within 30। नॉमिनेशन क्लॉज का अल्टरेशन मैंने करवाया है पहले, उसे मैं रिवाइज नहीं कर रही हूँ। और सब्सक्रिप्शन क्लॉज तो अल्टर नहीं हो सकता। आर्टिकल्स में आप क्या लिखते हो? रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो बेसिकली ये गवर्न करते हैं कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट को। तो इंटरनल मैनेजमेंट को गवर्न करने वाला जो डॉक्यूमेंट होता है उसी को कहते हैं एज कंपनीज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कैन यू हैव योर आर्टिकल्स एंट्रेंच्ड? एंट्रेंच करना मतलब स्ट्रिक्टर प्रोविजन आपके आर्टिकल्स में डालना एज कंपेयर टू द कंपनीज एक्ट 2013। अगर आपकी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, ओरिजिनली आपके आर्टिकल्स एंट्रेंच हो सकते हैं, बट अगर आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी है ना, यू कैन गेट योर आर्टिकल्स एंट्रेंच्ड। और फिर वो प्राइवेट कंपनी है, यू विल रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ ऑल योर मेंबर्स। और अगर वो पब्लिक कंपनी है, यू विल रिक्वायर अ स्पेशल रेजोल्यूशन। बट जब कभी भी आर्टिकल्स अल्टर कर रहे हो, अब देखो आर्टिकल्स के बारे में सेक्शन 5 में दिया है और अल्टरेशन 14 में दिया है, बट मैं उसी के साथ आपको पढ़ा ले रही हूँ। आर्टिकल्स अगर अल्टर कर रहे हो, यू हैव टू मेक इट श्योर इट इज इन द बोनाफाइड इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। इट इज इन मतलब विद इन द लिमिट्स ऑफ द एमओए, within the limits of the Companies Act 2013 and within the limits of all the judicial provisions. So your articles cannot override the MOA. Articles cannot override the Companies Act. Articles cannot override the judicial decisions. They have to be legal and have to be in the bona fide interest of the company. Yes or no guys? Bolo na. Section number 6, Act to override memorandum and the articles of association. मेमोरेंडम है, आर्टिकल है और एक्ट है, जो एक्ट में लिखा है वो फिक्स। एमओए और एओए के प्रोविजन एक्ट को ओवरराइड नहीं कर। ये कहां पे लिखा है? सेक्शन नंबर फिक्स है, फिक्स राइम्स। सेक्शन नंबर 6। कंपनी को इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं? अच्छा पहली बात तो कौन कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहा है? द प्रमोटर। क्या प्रमोटर कंपनी का एम्प्लॉय है? क्या प्रमोटर कंपनी का एजेंट है? क्या प्रमोटर कंपनी का डायरेक्टर है? अगर एम्प्लॉय भी नहीं है, डायरेक्टर भी नहीं है, एजेंट भी नहीं है, प्रमोटर है कौन? लाइक दैट ऑफ एन एजेंट, ही हैज अ फिड्यूशरी कैपेसिटी। फिड्यूशरी कैपेसिटी मतलब अ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट। अगर पोजीशन ऑफ ट्रस्ट है, क्या वो सीक्रेट प्रॉफिट कमा सकता है? बट प्रॉफिट्स विथ फुल डिस्क्लोजर इज अलाउड। साथ ही साथ प्रमोटर इज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट रेम्युनरेशन और रीइंबर्समेंट। आपके मम्मी पापा को याद कीजिए। बट अगर कंपनी चाहे खुद होके इनकॉर्पोरेशन के बाद, क्या प्रमोटर को रेम्युनरेशन या रीइंबर्समेंट दे सकती है? क्या आप मुझे बता सकते हो द स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 7? बता सकते हो? एप्लीकेशन फॉर नेम दैट विल हैपन थ्रू RUN। INC1 बोलना नहीं है, दैट विल हैपन थ्रू रन। हाँ या ना? जैसे ही नाम आपका अप्रूव हो गया, अगर सेबी या RBI का अप्रूवल लगता है, क्या उनका अप्रूवल लोगे? प्लस आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ROC के पास सबमिट करोगे।
8 डॉक्यूमेंट्स है, कुछ बोलोगे क्या? 8 डॉक्यूमेंट्स बोलो। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, particulars of first direct, consent of first directors, affidavit, address of correspondence and declaration। सारी की सारी चीजें अगर सही है, क्या आपको मिलेगा एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन INC 11। इसी में क्या लिखा होगा? द डेट ऑन विच द कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड। जो दिन लिखा है बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे, क्या वही है वो दिन जिस दिन कंपनी बॉर्न हुई है? इस तारीख को क्या एक आर्टिफिशियल पर्सन हैज बीन बॉर्न इन द आईज ऑफ लॉ? हाँ या ना? मतलब क्या टॉप क्लास हो जाएगा, जिसके बारे में सेक्शन 9 में लिखा हुआ है। तो जैसे ही 7 सही हो जाता है, क्या 9 आ जाएगा? आएगा या नहीं आएगा? यस। नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन 8 तो हमारा हो गया था, 8 NPO। तो बेसिकली अब सेक्शन नंबर 1 से सेक्शन नंबर 9 तक हो गया है और 13 14 हो गया है, हाँ ना कि नहीं? सेक्शन नंबर 10, इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। 3 लीगल रिलेशनशिप्स है। वेरी गुड। मेंबर इज बाउंड टुवर्ड्स द कंपनी, कंपनी इज बाउंड टुवर्ड्स द मेंबर एंड मेंबर्स आर बाउंड इंटर, they are not bound towards the outsider। outsider means any party other than the contracting party। contracting party दो ही है, कौन दो? मेंबर और, मतलब चाहे आप कंपनी के सॉलिसिटर हो, चाहे आप कंपनी के डायरेक्टर हो, चाहे आप कंपनी के कस्टमर हो, क्या आपको आउटसाइडर माना जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट? तो यही सेक्शन नंबर 10 कहता है। मैंने एली का केस लॉ डिस्कस किया था और एक सैबी वर्सेस पोर्ट डार्विन गोल्ड माइनिंग कंपनी केस, ऐसे करके मैंने 2 केसेस डिस्कस किए थे। एली के केस में द जजमेंट वाज इन फेवर ऑफ द कंपनी। दो उसने मिसकंडक्ट नहीं किया, बट उसको निकालने का रेजोल्यूशन विल बी बाइंडिंग, बिकॉज MOA और AOA में लिखी गई चीज उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं है। और सैबी के केस में एक चीज अलग हुई थी, एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था जिसकी वजह से ही वाज एंटाइटल्ड टू रेम्युनरेशन। कितना रेम्युनरेशन मिलना चाहिए उसके लिए आप आर्टिकल्स देख सकते थे, रिफर कर सकते थे। कुछ याद है या नहीं आपको? इसलिए मैं कहती थी क्रॉस रेफरेंस कीजिए, क्रॉस रेफरेंस कीजिए, लिखिए टेक्स्ट बुक का कौन सा पेज, नोटबुक में कौन सा पेज, तो वो कनेक्टिविटी मिलती है। समझने की कोशिश करो, छोटी छोटी बातें हैं बट बाद में पछतावा होता है। रजिस्टर्ड ऑफिस, सेक्शन नंबर 12। अच्छा सुनो ना, कितने दिनों के अंदर द कंपनी शुड हैव इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस? विद इन 15 डेज और वेरिफिकेशन विद इन 30 डेज। यस और नो गाइज? जहां कहीं पे भी आप कंपनी का नाम लिख रहे हो, क्या कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस भी आपको लिखना पड़ेगा? 12 ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा है। 13 हो गया है मेरा, अल्ट्रेशन कैसा होता है। 14 भी हो गया है, अल्ट्रेशन कैसा होता है MOA और AOA का रिस्पेक्टिवली। यहां पे आओ ना, कहां पे? 16 भी बेटा हो गया है। 16 is compulsory change in name, 13 was voluntary, 16 was compulsory। हाँ, ये 17, 18, 19, 20, 21 फटाफट 5 मिनट में ये कर लूंगी सारे सेक्शंस, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉपीज ऑफ MOA AOA टू बी गिवन टू मेंबर्स। हाँ 17 क्या कह रहा है ये सेक्शन नंबर 17? अगर कोई भी मेंबर ने कंपनी को रिक्वेस्ट किया है, किस चीज के लिए रिक्वेस्ट किया है? फॉर द कॉपी ऑफ द MOA एंड AOA, देन द कंपनी विल बी ऑब्लाइज्ड टू गिव दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट विद इन 7 डेज टू दिस पर्टिकुलर मेंबर। बस उतना ही है 17। मतलब अगर आप SPC के मेंबर हो, क्या आपके पास पूरा अधिकार है कंपनी का MOA और AOA देखने का? और अगर आपने हमसे रिक्वेस्ट किया, हमें कितने दिनों के अंदर उसकी कॉपी आपको देनी होगी? 7 डेज के अंदर। अगर आपने ये नहीं किया तो एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट कुड बी लायबल फॉर अ फाइन। 18 में आप माइनर से मेजर होते हैं, कंपनी भी कन्वर्ट होती है, याद है कि नहीं आपको? क्या ना प्राइवेट कंपनी गेट कन्वर्टेड इनटू अ पब्लिक कंपनी?
क्या ना पब्लिक कंपनी ऑल्सो गेट कन्वर्टेड इनटू अ प्राइवेट कंपनी? बट अगर पब्लिक कंपनी प्राइवेट में कन्वर्ट हो रही है, ट्रिब्यूनल का क्या प्रायर अप्रूवल लगेगा? ट्रिब्यूनल NCLT स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर्म नंबर MGT 14 टू बी फाइल्ड विद द आर विद इन 30 डेज। नोटबुक में मैंने ये लिखवाया होगा। प्लस साथ ही साथ नाम चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे प्राइवेट हटाना पड़ेगा, यहाँ पे प्राइवेट लाना पड़ेगा, आर्टिकल्स को क्या अल्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे LRP हटाओ, यहाँ पे LRP ऐड करो। यहाँ पे अगर आप चाहते हो लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे डी लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जहां कहीं पे भी कंपनी का नाम लिखा है, चाहे वो आपका ऑफिस हो, चाहे वो लेटर हेड हो, चाहे वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो कॉमन सील है, चाहे वो स्टैंप है, हर जगह पे क्या कंपनी का नाम चेंज करोगे और क्या एंड में 2 न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दोगे। ये देखो, ये जो पॉइंट आपने कहा था ना, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, ये एक सेक्शन में को आपको बताना है। सब्सिडरी कंपनी नॉट टू होल्ड शेयर इन इट्स होल्डिंग कंपनी। देखो सुनो मेरी बात, मुझे बताओ होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशनशिप कैसे बनता है? कौन किस में होल्ड कर रहा है? होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी में होल्ड कर रही है। बट अब मुझे बताओ, पापा बेटे को पैसे दे रहे हैं या बेटी को पैसे दे रहे हैं, क्या रिवर्स यूजुअली देखा जाता है कि बेटी पापा को पैसे दे रही है? नहीं। वैसी वो चीज है, आप होल्डिंग कंपनी हो, आप वो हो जो उसको कंट्रोल कर रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, शी कैन नॉट बाय शेयर्स बैक इन योर कंपनी। नहीं तो होगा क्या, आप उसको फंड्स डाइवर्ट कर रहे हो और वो आपको वापस फंड्स डाइवर्ट कर रही है, चेन हो जाएगा, लूप हो जाएगा। इसलिए सेक्शन 19 कह रहा है, एक बार आपका होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशनशिप बन गया ना, सब्सिडरी कंपनी नाउ कैन नॉट परचेज द शेयर्स ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी। नहीं समझा आपको? सब्सिडरी कंपनी नाउ कैन नॉट परचेज द शेयर्स इन इट्स होल्डिंग कंपनी। बट इसके 3 एक्सेप्शंस है, फर्स्ट एक्सेप्शन सुनो, होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशनशिप बनने के पहले आई वॉज होल्डिंग शेयर्स इन योर कंपनी। एग्जाम्पल देती हूं मैं, देखो ना, 2 कंपनीज है, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। क्या इन दोनों के बीच में होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशनशिप है? नहीं। 2 प्लेन कंपनीज हैं और इस बी लिमिटेड ने क्या किया है, ए लिमिटेड के शेयर्स खरीदे हैं। तो अगर बी ने ए के शेयर्स खरीदे हैं, क्या यहां पे मुझे नजर आएगा इन्वेस्टमेंट इन ए लिमिटेड? बोलो ना, अगर बी ने ए के शेयर्स खरीदे, बी के बैलेंस शीट में नजर आएगा ना एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट इन ए लिमिटेड, कितने से 5 लाख के शेयर्स। क्या दोनों के बीच में होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप है? नहीं, दोनों के बीच में होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप नहीं है। इसका जो इक्विटी शेयर कैपिटल है से वो 100 lakhs है और इसका जो इक्विटी शेयर कैपिटल है से इट इज 45 lakhs। कुछ समय बाद ना क्या हुआ, ये जो था इन्वेस्टमेंट इन ए लिमिटेड, दिस हैपेंड से ऑन 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को हुई ये बात। बट क्या हुआ, ऑन 1 जनवरी 2019 ए ने बी के शेयर्स खरीद लिए। किसने किसके खरीदे? ए ने बी के शेयर्स खरीदे हैं। मतलब क्या यहां पे आ जाएगा इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड, आएगा या नहीं आएगा? कितने का कैपिटल खरीदा है माय डियर फ्रेंड्स? 24 lakhs का कैपिटल खरीदा, 24 lakhs का। इज इट मोर देन हाफ ऑफ बी लिमिटेड का कैपिटल? मतलब आज मतलब कौन सी तारीख को? 1 जनवरी 2019 को क्या ए लिमिटेड बन गई होल्डिंग और क्या बी लिमिटेड बन गई उसकी सब्सिडरी? मतलब अब ऐसा हो गया ना, सब्सिडरी ने होल्डिंग के शेयर्स खरीदे हुए हैं, क्या वो होल्ड करना कंटिन्यू कर सकती है? लॉ मेकर्स से यस, listen now, yes, B can continue to hold the shares, but B will not be allowed to vote in the meeting of A Limited. B
will not be allowed to vote in the meeting of A Limited. Why? अब देखो ना, बी तो वही करती है जो ए कहता है, तो अब वोटिंग भी वही होगा खुद की कंपनी में जो ए चाह रहा है थ्रू बी। नहीं समझा आपको? इसलिए हमने कह दिया बी कैन कंटिन्यू टू होल्ड दी शेयर्स। व्हाई इट कैन कंटिन्यू? बिकॉज होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप बनने के पहले आई हैड इन्वेस्टेड इन द शेयर्स, बट यू विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट। तो पहला एक्सेप्शन है जब आपने आपके होल्डिंग के शेयर्स, होल्डिंग कंपनी के शेयर्स होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप बनने के पहले ही खरीदे थे, यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड द शेयर्स। ये लिखना चाहते हो आप? वहां पे मैंने दिया है टेक्स्ट बुक में। So it's okay even if you do not want to write it. It is fine. दूसरा exception, when the subsidiary holds the shares as a trustee. इसको मिटाऊं क्या मैं? When the subsidiary holds the shares as a trustee. एक दादाजी है, ग्रैंडपापा, और एक उनका पोता है, ग्रैंडसन। देखो, दादाजी का पोते के अलावा और पोते का दादाजी के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ग्रैंडसन जो है ना, ही इज अ माइनर। सुन रहे हो क्या आप मेरी बात? ही इज अ माइनर, बेचारा नादान है, समझ नहीं है उसको चीजों की। अब दादाजी को वैसे ही पता है कि मेरे जाने के बाद सारी प्रॉपर्टी जो है वो अब पोते की हो जाएगी, बट पोता तो माइनर ठहरा ना, उसे तो समझ ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है। अगर उसके नाम पे हो गया, दुनिया उसको आके लूट लेगी, मीठी मीठी बातें करके उससे पैसा ले लेगी। दादाजी को पता है कि दुनियादारी कैसी होती है, तो दादाजी सोचते हैं आज जब तक हूं तब तक तो मैं उसको प्रोटेक्ट करूंगा, बट मैं चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद भी वो प्रोटेक्टेड रहे। तो वो क्या कहते हैं, विल में कहते हैं कि सपोज मुझे कुछ हो गया, मेरी सारी प्रॉपर्टी जो है ना वो ये कंपनी संभालेगी इन ट्रस्ट ऑफ माय पोता से। उन्होंने इनकॉर्पोरेट की थी एक कंपनी। आप नेचुरल पीपल को भी अपॉइंट कर सकते हो एज अ ट्रस्टी, आप आर्टिफिशियल पीपल को भी अपॉइंट कर सकते हो एज अ ट्रस्टी। तो दादाजी ने इनकॉर्पोरेट की गई कोई कंपनी थी से बी लिमिटेड, जिसको वो बना देते हैं ट्रस्टी। कुछ समय बाद, विल लिखने के बाद उन्होंने शांत हो जाते। अब उनके नाम की सारी प्रॉपर्टी पोते की हो तो गई, बट नाउ द माइनर इज नॉट होल्डिंग इट। हु इज होल्डिंग इट? बी लिमिटेड एज अ ट्रस्टी ऑफ दिस पोता, ऑफ दिस ग्रैंडसन। अब देखो, बी लिमिटेड के पास दादाजी की सारी प्रॉपर्टी आ गई, जिसमें से एक प्रॉपर्टी थी इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड। और ए लिमिटेड क्या है ना? ए लिमिटेड बी लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी है। बट अब मुझे बताओ, बी जो ए में शेयर्स होल्ड कर रही है, क्या उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट है? इज इट होल्डिंग एज अ ट्रस्टी? कैन इट कंटिन्यू टू होल्ड? यस। सो सेकेंड एक्सेप्शन, जहां पे हम अलाउ कर रहे हैं सब्सिडरी कंपनी को टू होल्ड द शेयर्स ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी। और एक तीसरा एक्सेप्शन है, वेयर द सब्सिडरी कंपनी होल्ड्स द शेयर्स एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ डिजीज्ड मेंबर। इसको मिटाऊं मैं? पक्का? सो देयर वाज अ मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स का तो दुनिया में कोई नहीं था, कोई नहीं था इस दुनिया में, एक्सेप्ट फॉर द कंपनी दैट ही हैड क्रिएटेड। बड़े बिजनेस टाइफून थे, एक कंपनी उन्होंने इनकॉर्पोरेट की थी, बी लिमिटेड। अब उनका तो दुनिया में कोई है नहीं, मम्मी पापा बीवी बच्चे, तो लिख दिया मेरे जाने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी है वो कंपनी की हो जाएगी।
नहीं समझ रहा है आपको? मतलब बेसिकली होता क्या है, किसी के डेथ के बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव को उसकी प्रॉपर्टी जाती है, इनके तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं, तो उनकी नाम की जो कंपनी है उनको चली गई, उन्होंने खुद ने लिखा था. नाउ बी लिमिटेड गॉट द शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड. Who is B Limited? The subsidiary company of A Limited. Can it continue to hold the shares? Yes. Why? Because it got the shares as a legal representative of a deceased member. ये member थे ना मिस्टर एक्स A Limited के, अब वो मर गए, शांत हो गए उन्होंने, he died. So after his death, the shares belong to B Limited. Getting this or no? बोलो ना. तो मुझे बता, सेक्शन 19 क्या कहता है? जनरल रूल, कैन अ सब्सिडरी कंपनी इन्वेस्ट इन द शेयर्स ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी? बट अगर सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी के शेयर्स खरीदे थे बिफोर दे बिकेम होल्डिंग एंड सब्सिडरी, कैन इट कंटिन्यू टू होल्ड इट्स शेयर्स? अगर ट्रस्टी की तरह या लीगल रिप्रेजेंटेटिव की तरह होल्ड किए तो भी क्या आप शेयर्स को होल्ड करना कंटिन्यू कर सकते हो? हाँ या ना? नेक्स्ट. हाँ देखो, वोटिंग राइट सेकंड और थर्ड केस में मिलेंगे, केस नंबर 1 में नहीं मिलेंगे. सेक्शन नंबर 20, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स. आरओसी को कंपनी को डॉक्यूमेंट सर्व करना है, तो वो कैसे सर्व कर सकता है? रजिस्टर्ड पोस्ट से, स्पीड पोस्ट से, कुरियर से, लीविंग इट एट द कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड जैसे ईमेल. कंपनी को, आरओसी को, आरडी को, सीजी को कुछ डॉक्यूमेंट सर्व करना है, वो कैसे कर सकता है? नॉर्मल पोस्ट से, लाल डिब्बा, रजिस्टर्ड पोस्ट से, स्पीड पोस्ट से, कुरियर से. आरओसी के ऑफिस में एक्चुअली चले जाओ ना, पुणे में है, क्या प्रॉब्लम है? चले गए और डिलीवर कर दिया तो माना जाएगा आरओसी को वो डॉक्यूमेंट मिल गया. और यू कुड ऑल्सो ईमेल अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट. दिस इज अबाउट सेक्शन नंबर 20. 21 इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें चेंज आया है. देयर इज एन अमेंडमेंट इन सेक्शन नंबर 21 जो कहता है कि कंपनी का डॉक्यूमेंट अगर ऑथेंटिकेट करना है, करेगा कौन? क्योंकि कंपनी तो कठपुतली है ना, क्या उसके हाथ या पैर है आपके या मेरे जैसे? नहीं. तो अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना है, हमने ये तो कह दिया कंपनी हैज द पावर टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स इन इट्स ओन नेम, करेगा कौन? पर कठपुतली तो आएगी नहीं. तो कहा गया है इट कुड बी अ कंपनीज की मैनेजरल पर्सन. की मैनेजरल पर्सन की डेफिनेशन में भी अमेंडमेंट है. आई होप यू हैव डन दैट पर्टिकुलर चेंज. केएमपी कर सकता है, या तो कंपनी का कोई ऑफिसर, या तो अब आज के जमाने में ऐसा कोई एम्प्लॉय हु हैज बीन ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. तो देखो, हर एम्प्लॉय नहीं कर सकता. Only that employee who has been authorized by the director can authorize documents in the name of the company. Execution of bill. ठीक है, चलो कर देती हूँ. सेक्शन नंबर 22, execution of bills of exchange and etc. A bill of exchange, a hundi and a promissory note can be named and can be drawn in the name of the company. अब ऐसे केस में अगर it is been drawn by the company, कौन इसको authenticate करेगा? तो अब देखो, इट हैज टू बी ऑथेंटिकेटेड. 2 केस है ना, वो मैंने चार्ट दिया है ना अगले पेज पे. कंपनी के पास कॉमन सील है या नहीं है उसके ऊपर डिसाइड होगा. अगर कंपनी के पास कॉमन सील है, common seal will be affixed and any person will sign over there. But अगर कंपनी के पास common seal नहीं है, any 2 directors of the company. और अगर कंपनी के पास कंपनी सेक्रेटरी है तो डायरेक्टर के साथ कंपनी सेक्रेटरी उन डॉक्यूमेंट्स को, मतलब प्रोमिसरी नोट या हुंडी को साइन करेगा. ठीक है, एक चार्ट मैंने दिया है अपने टेक्स्ट बुक में, वो चार्ट आप प्रिफर कर लो, इट विल बी अ लिटिल इजियर. क्या पेज नंबर है? 46 है ना. हाँ, ये देखो, ये कंपनी इज हैविंग अ कॉमन सील. तो अगर कंपनी के पास कॉमन सील है तब ऐसे केस में जो पर्सन ऑथराइज्ड है वो पर्सन इस कॉमन सील को अफिक्स करेगा, मानेगा कंपनी ने प्रोमिसरी नोट को साइन किया है, मतलब प्रॉमिस दी है. अगर नहीं है तो ऐसे केस में द ऑथेंटिकेशन शैल बी डन बाय 2 डायरेक्टर्स.
2 डायरेक्टर्स कब? अगर कंपनी के पास कंपनी सेक्रेटरी नहीं है. बट अगर कंपनी के पास कंपनी सेक्रेटरी है, then it will be authenticated by a director and that particular company secretary. Yes or no, guys? Yes. Next, prospectus and the allotment of securities. मेरे पास आधा घंटा अभी भी है, हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए. 21 सेक्शंस, 22 तो हो ही गए, मतलब आधा तो हो ही गया है, बस अभी आधा ही बाकी है. 7 दोगे तो हो जाएगा. हाँ या ना? नो सॉन्ग, क्योंकि अगर सॉन्ग होगा तो रिवीजन नहीं होगा, और सॉन्ग के लिए मैं रिवीजन को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती. सॉन्ग तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, वो कर लेना आप क्लास के बाद. पास होना है तो रिवीजन में ध्यान दीजिए. जो बच्चा जवाब नहीं देगा उसको 2 अटेम्प्ट लग जाएंगे. चलो, ओके, लिसन. सेक्शन नंबर 23, पब्लिक ऑफर एंड अ प्राइवेट ऑफर. सबसे पहली बात तो ये सेक्शन कहता है, अ प्राइवेट कंपनी इफ इट वांट्स टू रेज फंड्स, it can go for a bonus issue or a right issue. Otherwise, it can also go for a private placement. But अगर public company है, उसके पास ये 3 options तो है ही. Plus, can it go to the public? When it is going to the public, can it go for an IPO? Can it go for an FPO? ऑफर फॉर सेल, मतलब वो डीम्ड प्रोस्पेक्टस का कहानी, सेक्शन नंबर 25, वो भी पॉसिबल है इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी. कैन अ पब्लिक कंपनी गो फॉर अ प्राइवेट प्लेसमेंट? एंड कैन अ प्राइवेट कंपनी गो फॉर अ प्राइवेट प्लेसमेंट? तो whether your company is private or public does not matter. Every category of company can go for a private placement. This is what section number 23 says. Next. 24, power of Securities Exchange Board of India to regulate issue and transfer of securities. A very obvious section जो कहता है कि अगर आपकी कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है ना, और इट इज intending to get itself listed, it also has to follow all the rules and regulations as specified by SEBI, and in all other cases it is the central government. तो ये पावर भी सेबी को दिया गया है अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है और इट इज इंटेंडिंग टू गेट लिस्टेड, और अगर लिस्टेड नहीं है तब ऐसे केस में द पावर विल बी इन द हैंड्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. प्रोस्पेक्टस. प्रोस्पेक्टस का कंटेंट इज गिवन अंडर सेक्शन नंबर 26. बहुत सारी चीजें प्रोस्पेक्टस में लिखी होती है. अब ये चीजें मैं डिस्कस नहीं करूंगी बिकॉज इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. 2-3 चीजें मैं आपको बोल देती हूँ. जनरल इंफॉर्मेशन लिखा होता है, जैसे कि कंपनी का नाम, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, कब ये इशू ओपन होने वाला है, कब ये इशू क्लोज होने वाला है, कंपनी के डायरेक्टर्स कौन है, क्या अंडरराइटिंग होने वाला है, साथ ही साथ कंपनी के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, कंपनी का मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है. याद है मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है. ये सारी चीजें आप प्रोस्पेक्टस में लिखते हो. कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, कंपनी काम क्या करती है, क्यों आप ये इशू के लिए आए हो, ये इशू का पैसा किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होगा, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, इशू इक्विटी शेयर्स का है, प्रेफरेंस शेयर्स का है, अगर प्रेफरेंस शेयर्स का कन्वर्टेबल है, नॉन कन्वर्टेबल है, कब रिडीम हो गए, क्या अमाउंट पे रिडीम हो रहे, क्या अमाउंट पे इशू हो रहे, डिविडेंड का रेट क्या होगा, सब कुछ. इवन डिबेंचर्स के केस में प्रोस्पेक्टस इज इशूड. तो डिबेंचर्स का क्लास क्या है, नेचर क्या है, टर्म्स और कंडीशंस क्या है, सब कुछ क्या लिखा होता है इन दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट विच इज नोन एज द प्रोस्पेक्टस. बोलो ना, हाँ या ना? यस. प्रोस्पेक्टस के बहुत सारे टाइप्स है, स्टार्टिंग विथ शेल्फ प्रोस्पेक्टस. सेक्शन नंबर
31 is talking about shelf prospectus. The banks, financial institutions and other category of companies as may be notified by SEBI, ऐसी कंपनीज को हमने एक प्रिविलेज दिया है, अगर वो चाहे क्या अपना प्रोस्पेक्टस बना के आरओसी के पास रजिस्टर कर सकती है, एंड दिस प्रोस्पेक्टस विल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ, इसी 1 साल के दौरान अगर कंपनी को वापस से पब्लिक इशू करना है, क्या नया प्रोस्पेक्टस बनाने की जरूरत है? वही प्रोस्पेक्टस जो पहले इशू के वक्त आरओसी के पास रजिस्टर किया था, क्या आज के जमाने में वो वैलिड होगा? बट क्या आपको देना पड़ेगा एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। इसी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में 2 चीजें आप लिखते हो, कौन सी 2 चीजें? चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन एंड न्यू चार्जेस क्रिएटेड। वापस से बोलो तो, चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन एंड द न्यू चार्जेस। ये इशू के लिए वो रजिस्टर्ड प्रोस्पेक्टस अलोंग विद द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम टुगेदर विल बी कॉल्ड एज आवर जनरल प्रोस्पेक्टस। 31 था ये। अगला जो सेक्शन था दैट वाज सेक्शन नंबर 32 व्हिच वाज रिलेटिंग टू द रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। यस, तो आपको क्या अनिल अंबानी जी की कहानी याद है? अब ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स व्हाट हैज हैपेंड इज, एक साइड पे है उनको अंडर सब्सक्रिप्शन का डर और एक साइड पे है ओवर सब्सक्रिप्शन का गम। तो 2 चीजें वो प्रोस्पेक्टस में लिख ही नहीं रहे। कौन सी 2 चीजें? क्वांटम एंड द प्राइस। तो सुनो ना, क्वांटम और प्राइस में नहीं लिख रही हूं, बिडिंग की प्रोसेस होगी, बुक बिल्डिंग की प्रोसेस। और बुक बिल्डिंग की प्रोसेस होने के बाद अब क्या होगा, ये दोनों मिसिंग चीजें हम लोग फाइंड आउट करेंगे और ये दोनों भी मिसिंग चीजें हम लोग कहां पे लिखोगे? इन द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। एंड दिस ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस अलोंग विद द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम टुगेदर विल बी कॉल्ड एज आवर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। 31 क्या था? शेल्फ प्रोस्पेक्टस। 32 red herring prospectus and 33 a breach prospectus is a summary prospect. All the salient features that are there in the general prospectus will also be there in this particular prospectus, but in short it will be in summary. Yes or no guys? बोलो ना। अगर कोई भी इन्वेस्टर ने फुल फ्लेज प्रोस्पेक्टस डिमांड किया, विल द कंपनी बी ऑब्लाइज्ड टू प्रोवाइड हिम विद द फुल फ्लेज प्रोस्पेक्टस? यस, प्लस एवरी अब्रीव्ड प्रोस्पेक्टस would be or should be accompanied with an application form of the company. 25 was talking about deemed prospectus. तो सपोज कंपनी पब्लिक के पास जा रही है without complying the provisions relating to a prospectus. सुन रहे हो क्या आप मेरी बात? अब ऐसे केस में ये इंटरमीडिएटरी को जो शेयर्स इशू हुए हैं, ये इंटरमीडिएटरी को जो शेयर्स इशू हुए हैं वो पब्लिक के पास धीरे धीरे इंटरमीडिएटरी डिस्पोज कर रहा है। ये इंटरमीडिएटरी जो ऑफर ऑफ सेल डॉक्यूमेंट पब्लिक को देता है उसी को हम प्रोस्पेक्टस डील मानेंगे। ऑफर फॉर सेल डॉक्यूमेंट जो पब्लिक को दिया जाता है उसी को हम डीम करेंगे टू बी द प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी। अगर इसको हमने प्रोस्पेक्टस की तरह डीम किया है, all the provisions relating to a prospectus will also apply to this offer for sale document. But when will your offer of sale document be regarded as a prospectus? दोनों में से एक आधी कंडीशन भी अगर पूरी हुई तो ये डॉक्यूमेंट को हम ऑफर ऑफ सेल मानेंगे। क्या? पहला कंडीशन, इंटरमीडिएटरी ने 6 महीनों के अंदर ये शेयर्स का अलॉटमेंट पब्लिक को देना चालू कर दिया, या तो फिर whole consideration was not received by the company when the securities was given to this intermediary. दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर आप पूरा करते हो ना, ये ऑफर ऑफ सेल डॉक्यूमेंट को हम प्रोस्पेक्टस डीम करेंगे। गेटिंग दिस और नो? बोलो ना, हाँ या ना? तो बताओ, सेक्शन नंबर 25 जो था वो क्या था? 31, 32, 33, 31, 32 and 33 पक्का? 31 क्या है? 32 क्या है? राइट? यस और नो गाइस? यस। अगला सेक्शन
व्हाट डू यू मीन बाय मिनिमम सब्सक्रिप्शन, क्या आप मुझे बता सकते हो? According to Companies Act 2013, please tell me the answer. What do you mean by minimum subscription? जो अमाउंट आपने लिखा है that you want to raise in minimum in your prospectus will be stated as your minimum subscription. हाँ या ना? बोलो ना. अगर आपकी कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है, क्या आपको सेबी भी फॉलो करना पड़ेगा? सेबी क्या कहता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में? 90% ऑफ द इशू. नहीं याद है क्या आपको? तो हम लोग अंडर राइटिंग क्यों करते हैं? ताकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमारा सब्सक्राइब हो जाए. क्योंकि कल जाके अगर पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया, जितना भी पैसा मिला है क्या पूरा का पूरा रिफंड करना पड़ेगा? क्या अंडर राइटिंग अलाउड है? अंडर राइटर को क्या आप अंडर राइटिंग कमीशन दे सकते हो? What is the maximum underwriting commission on shares? 5% of what? What is the maximum underwriting commission on debentures? 2.5% of the? Can your articles have a lower number? Can your articles provide for a higher underwriting commission? Can you give underwriting commission out of the past profits of the company? Can you give underwriting commission out of the proceeds of this issue? Can you give underwriting commission in kind? जो भी पैसा आपको मिला है through subscription, should it be kept in a separate scheduled bank? This money can be utilized only for two purposes. What are these two purposes? One, for adjustment against allotment. और अगर कोई कारण के वजह से अलॉटमेंट पॉसिबल नहीं हुआ है, यू विल यूज इट फॉर रीपेमेंट. इसके अलावा ये पैसा कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं हो सकता. एवरी प्रोस्पेक्टस को क्या आरओसी के पास रजिस्टर करना कंपलसरी है या नहीं है? प्रोस्पेक्टस जब आप रजिस्टर करते हो कितने दिनों के अंदर इशू करोगे? 90 डेज. इशू जैसे ही किया कितने दिनों के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन पाओगे? 30 डेज. मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर नहीं मिला है, क्या आपको रिफंड करना पड़ेगा? विद इन हाउ मेनी डेज? विद इन 15 डेज. और अगर 15 डेज के अंदर रिफंड नहीं किया, विल द डायरेक्टर्स बी पर्सनली लायबल? हाँ या ना? बोलो रे. कैन यू गिव एन एडवर्टीजमेंट ऑफ योर प्रोस्पेक्टस? 5 चीजें उसमें लिखते हो अगर आपने एडवर्टीजमेंट करी है. 1, liability clause of your MOA, object clause of your MOA and capital clause of your MOA. कौन है वो फर्स्ट सब्सक्राइबर्स ऑफ द कंपनी जिससे ये कंपनी बनी है? तो रतन टाटा एंड ग्रुप. और कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? ऐसे करके 5 चीजें आप लिखते हो इन एवरी एडवर्टीजमेंट ऑफ योर कंपनीज प्रोस्पेक्टस. दिस वाज सेक्शन नंबर 30. 33, अ ब्रीच प्रोस्पेक्टस क्या हमारा ऑलरेडी हो गया है? allotment. Allotment means the appropriation of unappropriated capital of the company. मिनिमम सब्सक्रिप्शन जितना भी आपने कहा है आपके प्रोस्पेक्टस में 30 दिनों के अंदर मिल जाना चाहिए. अगर नहीं मिला है, जितना भी पैसा मिला है क्या पूरा का पूरा आपको रिफंड करना पड़ेगा? यस. आपका जो एप्लीकेशन मनी होता है ना, शेयर एप्लीकेशन मनी, इट शैल नॉट बी लेस देन 5% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स. कुछ याद है क्या आपको? सेबी में 25% है और कंपनीज एक्ट में इट इज 5%. प्रोस्पेक्टिस है, उसमें कुछ मटेरियल फैक्ट है. मटेरियल फैक्ट मिसस्टेट हुआ है ना. मिसस्टेट मतलब क्या होता है? 3 चीजें कवर होती है. रॉन्ग डिस्क्लोजर, नॉन डिस्क्लोजर, हाफ कैन यू टेक एन एक्शन अगेंस्ट द कंपनी? Can you take an action against that promoter, director or expert जिसने ये गलत स्टेटमेंट लिखा है? कंपनी के अगेंस्ट अगर एक्शन लिया है, you can rescind the contract और recover the damages. सिविल केस भी फाइल कर सकते हो या क्रिमिनल केस भी फाइल कर सकते हो अगेंस्ट दैट प्रमोटर, डायरेक्टर और एक्सपर्ट. सही या गलत? बोलो ना. यस और नो गाइज? यस. सिविल केस फाइल किया है, दे विल बी लायबल फॉर डैमेजेस. और अगर क्रिमिनल केस फाइल किया है, दे विल बी लायबल अंडर 447.
यस और नो गाइज? यस. बट ऐसे ही हम उन पे इल्जाम नहीं लगाएंगे. कैन विल दे बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड? तो अपने आप को निर्दोष करने का मौका उन लोगों के पास है. अगर सिविल केस फाइल किया है एंड दे आर एबल टू प्रूव that you withdrawed your consent before the issue of the prospectus, you will not be held guilty. या तो अगर प्रोस्पेक्टस इशू हो गया इशू, तब ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स आप गिल्टी कब नहीं होगे? जब आपने कहा है कि आपने कंसेंट विड्रॉ तो किया है, मतलब द प्रोस्पेक्टस वाज इशूड विदाउट योर कंसेंट. बट जब आपको पता चला कि आपका ये स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है, यू विड्रू योर कंसेंट बाय गिविंग अ पब्लिक नोटिस, यू विल नॉट बी हेल्ड गिल्टी. और एक ये सी पॉइंट ऐड हुआ है जो मैंने आपको कहा है, आपने एक एक्सपर्ट का एक्सट्रैक्ट आपके प्रोस्पेक्टस में डाला था. आपको लग रहा था कि ये जो पर्टिकुलर एक्सपर्ट है ना, वो फिट है, वो कॉम्पिटेंट है ये स्टेटमेंट देने के लिए. यू बिलीव्ड ऑन वॉट एवर ही सेड. तब ऐसे केस में डायरेक्टर और प्रमोटर विल नॉट बी हेल्ड गिल्टी. इट इज ओनली द एक्सपर्ट हु विल बी हेल्ड लायबल. यस और नो गाइज? यस. ये 36 और 37 नॉट सो इंपॉर्टेंट, सो आई विल नॉट, 38 भी नहीं. लास्ट दो सेक्शंस बस मेरे रह गए, 41 एंड सेक्शन नंबर 42. क्या आप बता सकते हो 41 किसके बारे में बात कर रहे हैं? वेरी गुड. इट इज टॉकिंग अबाउट DVR. एंड एज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू ऑन इन क्लास में, मैंने क्या कहा? ऐसा कहा क्या मैंने? आपने गलत सुना. ओके, सॉरी, रियली वेरी सॉरी, माय मिस्टेक. पता नहीं मुझे GDR में कहना चाह रही थी, मुझे नहीं पता मैंने क्या कहा है. सेक्शन नंबर 41 इज टॉकिंग अबाउट GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स. इसके ऊपर डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने 2015 में पूछा था. क्या होते हैं GDRs? अगर कंपनी को फाइनेंस रेज करना है इन अ फॉरेन करेंसी, इट कैन गो फॉर द इशू ऑफ GDRs. अब देखो, लॉ का पेपर है आपका, ये लॉ का पेपर. So you are not going to write the provisions that have been taught to you all in FM relating to sources of finance. अगर इंस्टीट्यूट आपको GDR से रिलेटेड सवाल पूछता है, it is obvious it wants to ask you relating to the legal provisions that a company will have to comply when it is going for the issue of GDRs. सबसे पहली चीज तो जब कभी भी कंपनी GDR के इशू के लिए जाती है, it will pass a resolution from the बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. डायरेक्टर्स का रेजोल्यूशन जैसे ही पास हो गया, क्या आप शेयर होल्डर्स का रेजोल्यूशन पास करोगे? शेयर होल्डर्स का कौन सा रेजोल्यूशन होगा? मतलब फॉर्म नंबर टू बी फाइल्ड विद इन. हमारा बोर्ड रेजोल्यूशन हो गया, शेयर होल्डर्स का SR पास हो गया. अब देखो, 3 लोग हैं यहाँ पे. कंपनी फिजिकल शेयर्स का पोजेशन देती है टू अ डोमेस्टिक कस्टोडियन बैंक, but the shares are issued in the name of an overseas depository bank. तो कंपनी के हिसाब से मेंबर कौन है? डोमेस्टिक बैंकर या ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंकर? प्लस GDR इशू करते वक्त एक्ट कहती है जो भी सारे RBI ने स्कीम्स, रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस इशू किए, वो तो आपको यहाँ पे कंप्लाई करने ही होंगे. सारी चीजें होने के बाद विल यू हैव टू टेक अ कंप्लायंस रिपोर्ट. कौन बनाता है ये कंप्लायंस रिपोर्ट? ईदर अ मर्चेंट बैंकर, अ प्रैक्टिसिंग CA, अ प्रैक्टिसिंग CMA और अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी. तो पहली बात तो व्हेन यू आर गोइंग फॉर एन इशू ऑफ GDR, वो देखेंगे कि आप जो भी कर रहे हो एक्ट, रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से कर रहे हो या नहीं. साथ ही साथ वो ये भी देखेंगे कि कंप्लायंस होने के बाद वो एक रिपोर्ट बनाएंगे और उसी के ऊपर वो साइन करेंगे. तो ऐसे ही आपके GDRs इशू होते हैं. अच्छा मुझे बताओ, डिपॉजिटरी रिसीट होल्डर अगर चाहे, क्या वो कंपनी का मेंबर बन सकता है? मेंबर बनने के बाद ही विल ही बी एंटाइटल्ड टू वोट. जब तक उसने ऑप्ट नहीं किया है, मेंबर कौन है? ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंकर. क्या यही बैंकर वोटिंग के लिए भी एंटाइटल्ड रहेगी? श्योर, 100%. yes. And the last section for today is section number 42 relating to private placements. Can a private company go for a private placement?
कैन अ पब्लिक कंपनी गो फॉर अ प्राइवेट प्लेसमेंट? तो चाहे आपकी कंपनी प्राइवेट है या चाहे आपकी पब्लिक कंपनी है, एवरी कंपनी इफ इट विशेस टू कैन गो फॉर अ प्राइवेट प्लेसमेंट। अच्छा, सबसे पहली बात तो मुझे बताओ, जब आप प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए जाते हो क्या आप प्रोस्पेक्टस इशू करते हो? तो आप क्या इशू करते हो? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर। यस और नो गाइज? यस। सो व्हाट यू इशू इज अ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर। यही प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर कैन बी इशूड टू अ मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी पीपल? 200 पीपल। बट ये 200 की गिनती में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स और एम्प्लॉइज इंक्लूडेड नहीं है। देखो, एक्ट कहता है 50 और such higher number as may be prescribed. Rules कहते हैं the number has been prescribed as 200. So currently for y'all what is relevant? शायद से मैंने सिखाते वक्त 200 ही सिखाया होगा। तो अब currently because what is relevant for y'all is the figure of 200. So if you're going for a private placement, you can give this private placement offer letter to a maximum of 200 people. Yes or no guys? Yes. अगर 200 से ज्यादा लोगों को आपने ये PPOL दे दिया, क्या माना जाएगा कि आपका प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं है और पब्लिक ऑफर है? एंड ऑल द प्रोविजंस रिलेटिंग टू अ पब्लिक ऑफर क्या आपको कंप्लाई करने पड़ेंगे? हाँ या ना? नेक्स्ट पॉइंट मुझे बताओ, क्या बताओगे आप? जो भी पैसा आपको मिला है क्या आप कैश में एक्सेप्ट कर सकते हो? सो शुड इट बी रूटेड थ्रू एनी बैंकिंग चैनल? चेक से लो, डीडी से लो, NEFT से लो, कुछ भी करना है करो, बट इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय कैश। जैसे पैसे एक्सेप्ट कर दिए, अलॉटमेंट ऑफ दीज सिक्योरिटीज हैज टू बी डन विद इन हाउ मेनी डेज? 60 डेज। 60 डेज के अंदर अगर अलॉटमेंट नहीं किया, अमाउंट विल बी रिफंडेड विद इन हाउ मेनी डेज? 15 डेज। और अगर 15 डेज के अंदर रिफंड नहीं किया, विल द डायरेक्टर्स बी पर्सनली लायबल टू रिटर्न दिस अमाउंट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फ्रॉम द 68th डे? हाँ या ना? बोलो ना। Whatever money you get, should it be kept in a separate scheduled bank? Yes or no? And this money can be utilized either for adjustment against allotment or for repayment of the money. क्या उन्हीं के नाम से प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर जाएगा जिसकी लिस्ट आपने ROC को दी है? और क्या वही लोग ये पर्टिकुलर शेयर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं? जैसे ही अलॉटमेंट हो गया, क्या रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट आप ROC के पास फाइल करोगे? This return of allotment will be filed within a period of 30 days, जहां पे आप बताओगे कितने लोगों को कितने शेयर्स आपने अलॉट किए हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट करने के पहले विल यू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन? Plus the offer that you are making to every individual shall not be more than 200 people, which shall not include employees and QIBs. And the investment size, very important, shall not be less than 20,000 rupees, which is face value. Every offeree has to subscribe minimum securities worth 20,000 rupees of face value. इसी को कहा जाता है as प्राइवेट प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हमारे सारे के सारे 42 सेक्शंस जो है वो सक्सेसफुली रिवाइज हो चुके हैं। एंड प्लीज़ अपने आप के लिए तालियां बजा दो, क्योंकि बहुत अच्छा काम आपने किया है, वंडरफुल काम किया है। इससे रिलेटेड अभी अगर आपके कुछ भी डाउट्स हो गए, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। प्लीज स्टार्ट रिवाइजिंग एवरीथिंग, ज़्यादा गैप मत रखिए। अगर आप चाहते हो हम एक आंसर आज लिख सकते हैं ताकि आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस मिल जाए। नहीं लिखना है? क्यों नहीं लिखना है बेटा? पढ़ाई करने के लिए आपको टाइम चाहिए। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो फिर क्या करेंगे हम, आज का सेशन बस यहीं पे कंक्लूड कर देंगे। तो ये था सेक्शन नंबर 1 से लेकर सेक्शन नंबर 42 का रिवीजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013।
अगर आप चाहते हो कि मैं बाकी के पार्ट्स भी अपलोड कर दूं तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मुझे समझ में आए जो मेरी इच्छा है अपलोड करने की वैसे ही आपकी इच्छा है या नहीं है। और अगर आप सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन दबा दोगे तो आप मेरे आगे के पार्ट के सारे जो वीडियोस है वो मिस नहीं करोगे। एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस पर्टिकुलर लेक्चर और आपको लगता है इस रिविजन के वजह से आपको फ़ायदा हुआ है, प्लीज़ डू लाइक द वीडियो माय डियर फ्रेंड्स। ये मुझे उत्साह देता है ऐसे और वीडियोज़ बनाने का। एंड फाइनली प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। ये वीडियो को शेयर करने से नॉलेज बढ़ेगा और आपको दुआएं मिलेगी जिसकी हमें आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली जब एग्जामिनेशन 1 महीने के बाद है। एंड लास्टली माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी वेरी मच मुझे इतना प्यार देने के लिए और मेरे वीडियो से जुड़े रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टे इंस्पायर्ड, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू एंड लव यू ऑल।